सर, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पीवाईक्यू से शुरू करना चाहता हूँ। यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। जब मैं पेपर देखता हूँ, मुझे लगता है ये सिर्फ स्पेस का टॉपिक नहीं है, इसके पीछे कोई डीपर रीजन है। आखिर यूपीएससी यूनिवर्स जैसे टॉपिक पर बार बार सवाल क्यों पूछता है? रवि, ये सवाल बहुत मैच्योर है। यूपीएससी यूनिवर्स इसलिए पूछता है क्योंकि यहां से वो चेक करता है कि तुम साइंस को रटते हो या समझते हो। यूनिवर्स एक ऐसा टॉपिक है जहां फैक्ट्स कम हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन ज्यादा है। अगर तुम यूनिवर्स को समझ गए तो प्रीलिम्स के ट्रैप्स भी क्लियर हो जाते हैं और मेंस में लिखने के लिए क्लैरिटी आ जाती है। सर, मुझे लगता है यूनिवर्स थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, याद रखना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, इसीलिए हम आज यूनिवर्स को टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन और कहानी की तरह समझेंगे। तुम्हें याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चीज दिल और दिमाग दोनों में बढ़ जाती है वो याद रही जाती है। रवि, एक सिंपल सवाल सोचो। जब तुम रात को खुले आसमान को देखते हो, जब तुम्हें स्टार्स दिखते हैं, तो तुम क्या देख रहे होते हो? सर, मैं बस चमकते हुए स्टार्स देखता हूं और सोचता हूं कि ये सब कितना बड़ा होगा। बस वहीं से यूनिवर्स शुरू होता है। यूनिवर्स मतलब वो बहुत बड़ा स्पेस जो सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज, अर्थ और अर्थ पर मौजूद हर चीज सब यूनिवर्स का हिस्सा है। सर, यूनिवर्स भरा हुआ होता है या खाली? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यूनिवर्स मोस्टली एम्प्टी है, लेकिन जो थोड़ा सा मैटर है वही सबसे पावरफुल है। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स। सर, इसका मतलब सन भी कुछ स्पेशल नहीं है? बिल्कुल सही समझे। सन सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टार है और अर्थ उसके अराउंड घूमने वाले 8 प्लैनेट्स में से एक छोटा सा प्लैनेट। यूपीएससी इस पॉइंट को बार बार इनडायरेक्टली टेस्ट करता है कि हम खुद को यूनिवर्स के सेंटर में समझना बंद करें। सर, स्टार्स हर जगह बराबर फैले होते हैं क्या? नहीं रवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार्स इवनली स्प्रेड नहीं होते, वो लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं, जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। इसीलिए यूनिवर्स को समझने के लिए हम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का स्टडी करते हैं। सर, मतलब यूनिवर्स को डायरेक्ट समझना मुश्किल है, इसलिए हम उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम पूरे देश को समझने के लिए स्टेट्स पढ़ते हो। सर, यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ? ये सब कब से एग्जिस्ट कर रहा है? इसका सबसे एक्सेप्टेड आइडिया है बिग बैंग थियरी, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थियरी भी कहते हैं। 1920s में एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। सर, गैलेक्सीज दूर जा रही हैं मतलब वो फैल रही हैं? यहीं पर यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप है। गैलेक्सीज खुद एक्सपैंड नहीं होती, बल्कि उनके बीच का स्पेस एक्सपैंड होता है। इस एक लाइन पर प्रीलिम्स में एलिमिनेशन हो जाता है। सर, स्टेडी स्टेट थियरी का क्या? फ्रेड हॉयल ने कहा था कि यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, लेकिन रेड शिफ्ट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जैसे एविडेंस ने इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। आज साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ बिग बैंग को एक्सेप्ट करती है। सर, बिग बैंग के स्टेजेस कैसे याद रखें? स्टोरी बना लो रवि। शुरू में सारा मैटर एक बहुत छोटे, बहुत गर्म और बहुत डेंस पॉइंट में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर लगभग 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ। सर, एक्सप्लोजन हुआ था? एक्सप्लोजन जैसा लगता है, लेकिन असल में स्पेस का रैपिड एक्सपेंशन हुआ था। शुरू में एक्सपेंशन बहुत फास्ट था, फिर धीरे धीरे स्लो हो गया। एटम्स कब बने? बिग बैंग के लगभग 3 मिनट के अंदर पहले एटम्स बने और लगभग 3 लाख साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि एटम स्टेबल हो गए और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। सर, बिग बैंग का प्रूफ क्या है? 2 सॉलिड एविडेंस याद रखो। पहला, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट। दूर की गैलेक्सीज का लाइट रेड की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये अर्ली यूनिवर्स की लेफ्ट ओवर एनर्जी है। सर, आप बार बार बोल रहे थे कि बिग बैंग के सॉलिड एविडेंस हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए या याद रखने के लिए मुझे ये दोनों पॉइंट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, रेड शिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। सर, प्लीज इसको डिटेल में समझाइए, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल रवि, और अच्छा हुआ तुमने यहीं पर रोका, क्योंकि ये वही जगह है जहां यूपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट सिर्फ लाइन रिपीट न करे, बल्कि समझ के लिखे। चलो पहले रेड शिफ्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है सर। सोचो रवि, अगर कोई ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रही हो और हॉर्न बजाए तो साउंड ज्यादा शार्प लगता है, और जब वही ट्रेन तुमसे दूर जाती है तो साउंड धीमी और हैवी हो जाती है। तुमने ये रियल लाइफ में फील किया होगा। हाँ सर, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है। बस वही लॉजिक को लाइट पर अप्लाई करो। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही होती है तो उस गैलेक्सी से आने वाली लाइट का वेवलेंथ थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने का मतलब लाइट का कलर स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रेड शिफ्ट है। एग्जैक्टली, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो जब लाइट स्ट्रेच होती है वो ब्लू से रेड की तरफ मूव करती है, और ये शिफ्ट तभी होता है जब सोर्स हमसे दूर जा रहा हो। सर, इसका यूनिवर्स से क्या रिलेशन है?
यहीं से बिग बैंग का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ आता है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि लगभग सारी दूर की गैलेक्सीज का लाइट रेड शिफ्ट दिखाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो गैलेक्सी जितनी दूर है उसका रेड शिफ्ट उतना ही ज्यादा है। मतलब जितनी दूर उतनी ज्यादा स्पीड से दूर जा रही। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और अगर आज यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो लॉजिकली पास्ट में वो छोटा रहा होगा, और अगर पास्ट में छोटा था तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ होगा। एग्जैक्टली रवि, यही रीजनिंग बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करती है। इसीलिए यूपीएससी के लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज इंडिकेट्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सर अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, रेड शिफ्ट सिर्फ डेफिनेशन नहीं, पूरी स्टोरी है। और जब तुम स्टोरी समझ जाते हो तब भूलते नहीं हो। सर अब दूसरा एविडेंस, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये मुझे और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। नेचुरल है रवि, क्योंकि ये चीज दिखती नहीं, फील नहीं होती, लेकिन साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग है। चलो इसको भी स्टोरी बना के समझते हैं। जी सर। सोचो रवि, बिग बैंग के शुरू में यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म था, इतना गर्म कि एटम स्टेबल ही नहीं रह सकते थे। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाती थी, यूनिवर्स ओपेक था, जैसे घना धुआं। फिर क्या हुआ? टाइम के साथ यूनिवर्स ठंडा होता गया। लगभग 3 लाख साल बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि एटम स्टेबल हो गए, और इसी मोमेंट पर लाइट पहली बार यूनिवर्स में फ्रीली ट्रैवल कर पाई। तो जो लाइट उस टाइम रिलीज हुई वो गायब हो गई? नहीं रवि, वही लाइट आज भी एग्जिस्ट करती है। बस एक फर्क है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो चुका है, इसीलिए उस लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इसीलिए वो माइक्रोवेव रीजन में आ गई। बिल्कुल, आज जो हम हर डायरेक्शन से एक फेंट माइक्रोवेव रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं, वही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये किसी एक गैलेक्सी से नहीं आ रही, ये पूरे यूनिवर्स में हर तरफ से बराबर मिलती है। सर इसका बिग बैंग से डायरेक्ट लिंक क्या है? अगर यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग नहीं होता, अगर बिग बैंग नहीं होता, तो ऐसी यूनिफॉर्म लेफ्ट ओवर रेडिएशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये रेडिएशन एक तरह से यूनिवर्स का बेबी फोटो है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स कभी बहुत छोटा, डेंस और छोटा था, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस माना जाता है। हाँ, यूपीएससी के लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो सिंपल लाइन याद रखो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इज द रेमनेंट हीट एनर्जी ऑफ द अर्ली यूनिवर्स, सपोर्टिंग द बिग बैंग थियरी। सर अब मुझे लग रहा है ये दोनों एविडेंस अलग अलग नहीं, कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही समझे। रेड शिफ्ट बताता है यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बताता है यूनिवर्स कभी बहुत गर्म और डेंस था। दोनों मिलकर बिग बैंग को सिर्फ थियरी नहीं, साइंटिफिकली सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन बना देते हैं। सर अब अगर प्रीलिम्स या मेंस में ये आए तो मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और वही डिफरेंस होता है एवरेज आंसर और यूपीएससी लेवल आंसर में। सर एक बेसिक डाउट है, जब हम यूनिवर्स पढ़ते हैं तो डिस्टेंसेस इतनी ज्यादा होती हैं, लाखों, करोड़ों, बिलियंस, ये नॉर्मल किलोमीटर में सोचें तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। सर इतनी बड़ी डिस्टेंसेस को आखिर नापते कैसे हैं? रवि, ये डाउट बहुत नेचुरल है और यूपीएससी इसी डाउट पर क्वेश्चन बना देता है। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि दिल्ली से भुवनेश्वर की डिस्टेंस मिलीमीटर में बताओ, पॉसिबल है लेकिन बेकार है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स में किलोमीटर यूज करना पॉसिबल है पर प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब यूनिट गलत नहीं पर इनकन्वीनियंट है। एग्जैक्टली, इसीलिए साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स के लिए स्पेशल मेजरिंग यूनिट्स बनाई हैं जो डिस्टेंस के स्केल के हिसाब से काम आती हैं, और यहीं से यूपीएससी को प्रीलिम्स के ट्रैप्स मिल जाते हैं। सर सबसे पहला यूनिट कौन सा होता है? सबसे बेसिक और सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम एयू कहते हैं। अब लॉजिक समझो, हम सबसे ज्यादा फेमिलियर किस चीज से हैं? अर्थ और सन से। हाँ सर, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। बस इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन किया गया एज अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया। एवरेज डिस्टेंस क्यों सर? क्योंकि अर्थ परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती, थोड़ा इलिप्टिकल है, कभी थोड़ी पास कभी थोड़ी दूर, इसीलिए एवरेज डिस्टेंस लिया गया। और वैल्यू 1 AU इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 किलोमीटर्स। अब ध्यान दो रवि, यूपीएससी रैली पूछेगा कि एग्जैक्ट किलोमीटर बताओ, वो पूछेगा AU का मतलब क्या है, या AU किस डिस्टेंस के लिए यूज होता है। मतलब AU मेनली सोलर सिस्टम के अंदर यूजफुल है। बिल्कुल सही। जब बात प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स या सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स की हो, AU परफेक्ट यूनिट है। सर लेकिन स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वहाँ AU का यूज़ तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। एग्जैक्टली। और यहीं से नेक्स्ट यूनिट आता है, लाइट ईयर। अब इसको याद करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है सर। लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज़ है, और साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना डिस्टेंस को लाइट के ट्रैवल से डिफाइन कर दिया जाए, इसलिए लाइट ईयर। हाँ, लाइट कोई टाइम यूनिट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डिस्टेंस यूनिट है।
लाइट 1 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। सर वैल्यू क्या होती है? 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। लेकिन रवि, एग्जाम के लिए इस नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आइडिया है कि लाइट ईयर का यूज स्टार्स और गैलेक्सीज के डिस्टेंस बताने के लिए होता है। मतलब सन से नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस भी लाइट ईयर में ही बताई जाती है। बिल्कुल। और जब तुम ये लिखते हो मेंस में तो एग्जामिनर को लगता है कि तुम स्केल समझते हो। सोलर सिस्टम के लिए एयू, स्टार्स के लिए लाइट ईयर। सर अब पार्सेक का नाम आता है, ये सबसे कंफ्यूजिंग लगता है और यही यूपीएससी का फेवरेट है। पार्सेक थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन लॉजिक सिंपल है। प्लीज सर स्लो एक्सप्लेन करिए। पार्सेक का रिलेशन ज्योमेट्री से है। सोचो अर्थ अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रही है। ऑर्बिट का रेडियस 1 AU है। अब अगर कोई स्टार इतना दूर हो कि अर्थ की ऑर्बिट उस स्टार से देखने पर सिर्फ 1 सेकंड का एंगल बनाए तो अर्थ और उस स्टार के बीच की डिस्टेंस को 1 पार्सेक कहते हैं। सर ये एंगल वाला पार्ट एग्जाम में पूछते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पूछते हैं, इसलिए एक लाइन याद रखनी है। Parsec is the distance at which Earth's orbit subtends an angle of 1 second of arc. और relation 1 parsec equals to 3.26 light years. बस इससे ज़्यादा तुम्हें पार्सेक के बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सर प्रॉब्लम वही है, AU का नंबर, लाइट ईयर का नंबर, पार्सेक का रिलेशन सब मिक्स हो जाता है और इसीलिए मैं बोलता हूँ नंबर्स मत याद रखो, रिलेशन याद रखो। यूपीएससी कैलकुलेटर टेस्ट नहीं लेता, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लेता है। सर रिलेशन कैसे याद रखें? सिंपल, लैडर बना लो दिमाग में। सोलर सिस्टम के अंदर AU, स्टार्स के लिए लाइट ईयर, एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए पार्सेक, और एक रिलेशन याद रखो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स। अब समझ आ रहा है सर, यूनिट्स रैंडम नहीं है, स्केल के हिसाब से चूज की गई हैं। एग्जैक्टली रवि। और जब तुम एग्जाम में लिखते हो डिस्टेंसेज इन द यूनिवर्स आर मेजर्ड यूजिंग AU, लाइट ईयर एंड पार्सेक डिपेंडिंग ऑन द स्केल, तो एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाता है कि तुम रट्टा नहीं मार रहे, तुम यूनिवर्स को समझ रहे हो। सर अब नंबर्स भी कम स्कैरी लग रहे हैं क्योंकि अब वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वो लॉजिक से जुड़े हुए टूल्स बन गए हैं। सर एक चीज़ मुझे कंफ्यूज करती है, हम यूनिवर्स, बिग बैंग, गैलेक्सीज और डिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं, बीच में अचानक से नेबुलर हाइपोथेसिस आ जाता है। सर इसका रोल यहाँ क्यों आता है? यूपीएससी इसको यूनिवर्स के टॉपिक के साथ क्यों जोड़ता है? रवि ये कन्फ्यूजन बहुत जेन्युइन है और अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा कंसेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, बिग बैंग हमें बताता है यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, नेबुलर हाइपोथेसिस हमें बताता है यूनिवर्स के अंदर प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे बने। यूपीएससी को पूरी कहानी चाहिए, सिर्फ स्टार्ट नहीं, स्ट्रक्चर भी। मतलब बिग बैंग मैक्रो पिक्चर है और नेबुलर हाइपोथेसिस माइक्रो पिक्चर। बिल्कुल सही एनोलॉजी। बिग बैंग इक्वल्स टू यूनिवर्स का बर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस इक्वल्स टू सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स का बर्थ। इसलिए सिलेबस में दोनों लिंक्ड हैं। सर लेकिन प्लैनेट्स कैसे बने, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लैनेट्स कोई रेडीमेड चीज़ नहीं थे। अगर यूपीएससी ये पूछता है कि अर्थ कैसे बनी तो तुम सिर्फ ज्योग्राफी से आंसर नहीं दे सकते, तुम्हें फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक थिंकिंग दिखानी होती है। नेबुलर हाइपोथेसिस यही काम आती है। सर इस हाइपोथेसिस को किसमें दिया? इस आइडिया का बेस दिया था इमैनुअल कांट ने, बाद में इसको साइंटिफिक फॉर्म दिया पियर्स साइमन लप्लास ने 1796 में। इसलिए इसे कभी कभी कांट लप्लास थ्योरी भी कहा जाता है। सर थ्योरी का कोर आइडिया क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल। सोचो यूनिवर्स के एक कोने में एक बहुत बड़ा क्लाउड है, गैस और डस्ट का। इस क्लाउड को हम नेबुला कहते हैं। इसी नेबुला से एक यंग सन और उसके प्लैनेट्स बने। सर ये नेबुला अचानक से प्लैनेट कैसे बना? स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले नेबुला में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, साथ में थोड़ा डस्ट। ग्रेविटी ने इस क्लाउड को धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू किया। ग्रेविटी क्यों एक्ट करेगी? जब मास ज़्यादा होता है ग्रेविटी अपना काम करती ही करती है। जैसे जैसे क्लाउड कंप्रेस हुआ वैसे वैसे वो रोटेट करने लगा। रोटेशन कहाँ से आई? यूनिवर्स में कोई भी बड़ा सिस्टम बिना रोटेशन के नहीं होता। छोटी सी अनइवन मोशन भी जब कंप्रेस होती है तो रोटेशन बन जाती है। ये फिजिक्स का बेसिक रूल है। ठीक है सर, आगे। कंप्रेशन और रोटेशन के कारण नेबुला का सेंटर ज़्यादा डेंस और गर्म हो गया। इसी सेंटर से यंग सन बना और जो बाकी गैस और डस्ट बची वो सन के अराउंड डिस्क शेप में घूमने लगी। और प्लैनेट्स, वही डिस्क के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे। टकरा टकराकर वो बड़े होते गए। पहले प्लैनेटेसिमल्स, फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स बने। सर मतलब प्लैनेट्स सन से अलग से नहीं आए, सन के साथ ही बने। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लैनेट्स और सन का ओरिजिन कॉमन है, इसलिए सब प्लैनेट्स लगभग एक ही प्लेन में घूमते हैं और एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। सर ये पॉइंट यूपीएससी पूछता है क्या? इनडायरेक्टली हाँ। जब वो पूछता है व्हाई डू प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द सेम प्लेन, आंसर नेबुलर हाइपोथेसिस में छुपा होता है।
सर इसका बिग बैंग से डायरेक्ट रिलेशन क्या है? बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स बने, स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स बने। नेबुलर हाइपोथेसिस इसी लास्ट स्टेप को एक्सप्लेन करती है। अब समझ आ रहा है सर, ये थ्योरी अकेली नहीं है, पूरी चेन का पार्ट है। एग्जैक्टली रवि, और यूपीएससी को चेन पसंद है, आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं। सर एग्जाम में इसको कैसे याद रखें? नाम, एयर, प्रोसेस सब एक साथ, स्टोरी के फॉर्म में। एक गैस और डस्ट का क्लाउड, ग्रेविटी से श्रिंक, रोटेशन, सेंटर में सन, अराउंड में डिस्क, डिस्क से प्लैनेट्स, बस। और एक लाइन याद रखो, नेबुलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड अ यंग सन। सर अब लग रहा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस सिलेबस का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बल्कि मिसिंग लिंक है। और जब मिसिंग लिंक क्लियर हो जाता है रवि, तब यूनिवर्स एक कंफ्यूज चैप्टर नहीं, एक कंप्लीट स्टोरी बन जाता है। सर अब तक हम यूनिवर्स और बिग बैंग समझ चुके हैं, लेकिन जब मैं नोट्स देखता हूं तो एक लाइन बार बार आती है, गैलेक्सीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स। सर इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? रवि, ये लाइन छोटी लगती है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। सोचो, अगर यूनिवर्स एक देश होता तो गैलेक्सीज उस देश के शहर होते। यूनिवर्स को डायरेक्ट समझना मुश्किल है, इसलिए साइंटिस्ट्स यूनिवर्स को गैलेक्सीज के थ्रू समझते हैं। मतलब गैलेक्सी बिना समझे यूनिवर्स समझना इनकम्प्लीट है। बिल्कुल, गैलेक्सी यूनिवर्स की बेसिक यूनिट है। हर गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस मेनली हाइड्रोजन, डस्ट और स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स होते हैं। सर क्या गैलेक्सीज एक दूसरे से चिपकी होती हैं? नहीं रवि, गैलेक्सी स्पेस में अलग अलग और दूर दूर होती हैं। उनके बीच बहुत बड़ा खाली स्पेस होता है, इसलिए यूनिवर्स मोस्टली एम्प्टी लगता है। सर गैलेक्सीज के टाइप्स भी होते हैं ना? हाँ, और यूपीएससी को ये क्लासिफिकेशन बहुत पसंद है। गैलेक्सीज को मेनली शेप के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से टाइप्स? 3 मेन टाइप्स याद रखो, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। सर इलिप्टिकल गैलेक्सीज कैसी होती है? इलिप्टिकल गैलेक्सीज यूजुअली बहुत ब्राइट होती हैं। इनका शेप गोल या अंडा जैसा होता है। इनमें स्टार फॉर्मेशन कम होती है लेकिन ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और स्पाइरल गैलेक्सीज? स्पाइरल गैलेक्सीज यूजुअली साइज में बड़ी होती हैं। इनमें स्पाइरल आर्म्स होते हैं जहां नए स्टार्स बनते रहते हैं। और रवि, एक इमोशनल बात सुनो, हम इसी टाइप की गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे। हाँ, और इसलिए स्पाइरल गैलेक्सी यूपीएससी के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, होम कॉन्सेप्ट है। सर मिल्की वे के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जरूर, मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी विड्थ लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। सर ये नंबर इमेजिन करना मुश्किल है। इसलिए सिर्फ नंबर मत सोचो, फीलिंग सोचो। लाइट को एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाते हैं। इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी। सर स्ट्रक्चर कैसा होता है? मिल्की वे का स्ट्रक्चर डिस्क शेप्ड है। ये अपने सेंटर के अराउंड स्लोली रोटेट करती है। सर सेंटर में क्या होता है? सेंटर में स्टार्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो रीजन थिक और ब्राइट दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सन और हमारा सोलर सिस्टम सेंटर में नहीं है। सर सन कहाँ है? सन सेंटर से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स दूर है और सन के साथ साथ सारे प्लैनेट्स सेंटर के अराउंड घूम रहे हैं। सर मिल्की वे को आकाशगंगा क्यों कहते हैं? जब हम रात को अंधेरे आसमान में एक मिल्क लाइक ग्लोइंग स्ट्रिप देखते हैं तो वो मिल्की वे ही होती है। इसलिए इंडियन ट्रेडिशन में इसे आकाशगंगा कहा गया, आसमान की नदी। सर अब गैलेक्सीज से स्टार्स पर आते हैं। स्टार्स एक्चुअली होते क्या हैं? स्टार्स बहुत हॉट हेवनली बॉडीज होते हैं, बिल्कुल सन की तरह। उनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है। स्टार्स किस चीज से बने होते हैं? मेनली हाइड्रोजन गैस, थोड़ा हीलियम और कुछ डस्ट। स्टार्स के अंदर एक बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हीट और लाइट के फॉर्म में। इसी एनर्जी की वजह से स्टार चमकता है। सर स्टार्स के कलर अलग अलग क्यों होते हैं? ये उनके सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेड स्टार्स रिलेटिवली कूल होते हैं, व्हाइट स्टार्स हॉटर होते हैं, ब्लू स्टार्स सबसे ज़्यादा हॉट होते हैं। सर कुछ फेमस स्टार्स के एग्जाम्पल, पोलैरिस, सिरियस, वेगा, अल्फा सेंटोरी, बीटलजूस और हमारा सन। सर रात को स्टार्स ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए क्यों दिखते हैं? अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये स्टार्स का रियल मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। हम अर्थ के साथ घूम रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। और पोल स्टार लगभग फिक्स दिखता है क्योंकि वो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के ऑलमोस्ट ऊपर होता है। सर स्टार्स का जन्म कैसे होता है? ये हमेशा से होते हैं क्या?
नहीं रवि, स्टार्स भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मरते भी हैं। स्टार्स मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनते हैं। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? शुरू में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ठंडी होती है, लगभग -173 डिग्री सेल्सियस। ये गैस लार्ज और डेंस क्लाउड्स बना लेती है। फिर क्या होता है? ग्रेविटी का रोल स्टार्ट होता है। गैस क्लाउड धीरे धीरे श्रिंक करता है और एक डेंस ऑब्जेक्ट बनता है जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार चमकता है? नहीं, प्रोटोस्टार एक डार्क गैस का गोला होता है। ये सिर्फ स्टार का अर्ली स्टेज होता है। फिर स्टार कैसे बनता है? प्रोटोस्टार श्रिंक होता रहता है, हाइड्रोजन एटम्स के बीच कोलिजन्स बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कब स्टार बनता है? लगभग 1 मिलियन ईयर्स के बाद टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, एनर्जी रिलीज होती है और प्रोटोस्टार एक प्रॉपर स्टार बन जाता है। और फिर स्टार काफी टाइम तक चमकता है ना? हाँ, स्टार अपनी जिंदगी का सबसे लंबा टाइम इसी स्टेबल स्टेज में बिताता है। फिर स्टार का एंड कैसे होता है? जब कोर का हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदल जाता है तो फ्यूजन स्लो हो जाता है, कोर श्रिंक करता है और आउटर लेयर्स एक्सपैंड हो जाती हैं। इसी को रेड जायंट कहते हैं। बिल्कुल, स्टार बहुत बड़ा हो जाता है और रेड कलर का दिखता है, रेड जायंट। सन का भी यही फ्यूचर है। हाँ, लगभग 5000 मिलियन ईयर्स बाद सन भी रेड जायंट बनेगा। इतना बड़ा हो सकता है कि मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ तक को निगल ले। सर, रेड जायंट के बाद क्या होता है? ये स्टार के मास पर डिपेंड करता है। अगर सन जैसा मास हो तो स्टार अपनी आउटर लेयर्स खो देता है, कोर श्रिंक होकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर मर जाता है। और अगर स्टार बहुत मैसिव हो तो वो सुपरनोवा बनकर एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोजन के बाद कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल। सर, अब समझ आ रहा है, गैलेक्सी से स्टार तक सब एक कनेक्टेड कहानी है। एग्जैक्टली रवि, यूनिवर्स कोई अलग अलग टॉपिक्स का बंडल नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस इमोशनल और साइंटिफिक स्टोरी है जिसमें गैलेक्सी घर है, स्टार जीवन है और हम बस उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। सर, जब मैं ब्लैक होल का नाम सुनता हूँ तो थोड़ा फियर फील होता है। मूवीज में दिखाते हैं कि सब कुछ खींच लेता है, लेकिन एग्जाम के लिए मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए। सर, एक्चुअली ब्लैक होल होता क्या है? रवि, तुम्हारा फियर नेचुरल है क्योंकि ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट है। सिंपल शब्दों में सुनो, ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटी इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। सर, लाइट भी नहीं? मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं? हाँ रवि, और यहीं से इसका नाम आता है ब्लैक, क्योंकि लाइट बाहर नहीं आ पाती। होल, क्योंकि जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। इसलिए हम ब्लैक होल को डायरेक्टली देख नहीं सकते। सर, ब्लैक होल बनता कैसे है? क्या ये हमेशा से होता है? नहीं रवि, ब्लैक होल भी एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है। इसकी कहानी एक बहुत मैसिव स्टार से शुरू होती है, वही जो सुपरनोवा बनता है। बिल्कुल, जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड पर होता है तो वो सुपरनोवा के फॉर्म में एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोजन में स्टार के आउटर गैसेस स्पेस में बिखर जाते हैं। और सेंटर का क्या होता है? सेंटर का कोर बचा रह जाता है। सबसे पहले वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। सर, क्या हर न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बन जाता है? नहीं, यहीं पर यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट आता है, मास। न्यूट्रॉन स्टार का फ्यूचर उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार ज्यादा हैवी हो, अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत हैवी हो तो उसकी अपनी ग्रेविटी उसे कंटिन्यूसली अंदर की तरफ खींचती रहती है। वो रुकता नहीं, वो श्रिंक होता रहता है और एक पॉइंट पर सारा मैटर बहुत छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है। और वही ब्लैक होल होता है। हाँ, वो बहुत ही डेंस पॉइंट जहां ग्रेविटी इन्फिनाइट जैसी हो जाती है, वही ब्लैक होल है। सर, इसीलिए कुछ भी एस्केप नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। सर, अगर हम ब्लैक होल देख नहीं सकते तो पता कैसे चलता है कि वो एग्जिस्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। कैसे सर? अगर हम देखते हैं कि कोई स्टार खाली स्पेस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वहां कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब होता है कि सेंटर में कोई इनविजिबल बट एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट है और वो ब्लैक होल होता है। बिल्कुल, स्टार का मूवमेंट ही ब्लैक होल का प्रूफ बन जाता है। यूपीएससी मेंस के आंसर में अगर तुम ये लाइन लिख दो कि ब्लैक होल्स आर डिटेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन नियर बाय स्टार्स, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। सर, अब एक और कंफ्यूजन है, डार्क मैटर और ब्लैक होल क्या सेम चीजें हैं? नहीं रवि, बिल्कुल नहीं। और यूपीएससी ने इनडायरेक्टली इस कंफ्यूजन को टेस्ट किया है। सर, डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो दिखता नहीं
क्योंकि वो लाइट एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। हम टेलीस्कोप से उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। फिर पता कैसे चलता है कि वो एग्जिस्ट करता है? उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। गैलेक्सीज जिस स्पीड से घूम रही हैं वो सिर्फ विजिबल मैटर से एक्सप्लेन नहीं होती। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मास है, उसी को डार्क मैटर कहते हैं। सर, क्या डार्क मैटर ब्लैक होल से बना होता है? हो सकता है कि कुछ हिस्सा ब्लैक होल्स का हो सकता है कि कुछ बहुत फेंट स्टार्स जिसे ड्वार्फ्स कहते हैं उसका पार्ट हो, या फिर हो सकता है कि डार्क मैटर किसी अननोन पार्टिकल से बना हो जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। मतलब डार्क मैटर अभी भी मिस्ट्री है। हाँ रवि, और यूपीएससी को मिस्ट्रीज पसंद हैं क्योंकि वहाँ साइंटिफिक थिंकिंग टेस्ट होती है। सर, अब यूनिवर्स से थोड़ा पास आते हैं। सोलर सिस्टम का रोल यहाँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोलर सिस्टम यूनिवर्स का सबसे फेमिलियर एग्जाम्पल है। यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन सोलर सिस्टम टैंजिबल है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है सर? सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और छोटे बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स आते हैं। सर, हम मिल्की वे के सेंटर से कितनी दूर हैं? लगभग 27,000 लाइट ईयर्स, और सोलर सिस्टम की एज लगभग 5 बिलियन ईयर्स है। सर, सेंटर में कौन होता है? सेंटर में सन होता है, और सन की ग्रेविटी की वजह से सारे प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स उसके अराउंड घूमते हैं। सर, सन इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि सोलर सिस्टम का 99.9% मास सन के पास होता है। इसी वजह से वो सिस्टम को डोमिनेट करता है और एनर्जी का मेन सोर्स है। सर, अब सन को थोड़ा डिटेल में समझाइए। सन सोलर सिस्टम का हेड है। ये एक मीडियम साइज स्टार है, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। सर, सन अर्थ से कितनी दूर है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सर, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार? प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसकी लाइट अर्थ तक आने में लगभग 4.3 इयर्स लेती है। इससे तुम लाइट ईयर का स्केल समझ सकते हो। सर, सन सॉलिड होता है क्या? नहीं रवि, सन एक बहुत गर्म गैसेस का गोला है, मेनली हाइड्रोजन से बना है। एनर्जी कहाँ से आती है? सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बहुत ज्यादा हीट और लाइट रिलीज होती है। सर, सन का सरफेस कैसा होता है? सन का विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर कहलाता है। वहीं से हमें लाइट और एनर्जी मिलती है। टेम्परेचर? सरफेस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, सेंटर पर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और कोरोना? कोरोना सन का आउटर थिन लेयर है। ये नॉर्मली दिखता नहीं, सिर्फ टोटल सोलार एक्लिप्स के टाइम क्लियरली दिखाई देता है। सर, अब मुझे लग रहा है ब्लैक होल से लेके सन तक सब कनेक्टेड है, और वही यूनिवर्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है रवि। एक्सट्रीम ग्रेविटी से लेके लाइफ गिविंग एनर्जी तक यूनिवर्स हर लेवल पर कुछ ना कुछ सिखाता है। सर, अब जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक वर्ड है प्लैनेट, लेकिन एग्जाम में प्लैनेट का डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। सर, एक्चुअली प्लैनेट होता क्या है? रवि, बहुत सही जगह से सवाल पूछा। प्लैनेट कोई भी घूमने वाली चीज नहीं होती। प्लैनेट एक सॉलिड बॉडी होता है जो एक स्टार, हमारे केस में सन, के अराउंड क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। सर, इलिप्टिकल पाथ मतलब गोल नहीं होता? हाँ, परफेक्ट सर्कल नहीं, थोड़ा स्ट्रेच्ड सर्कल होता है। यूपीएससी कभी कभी सीधा पूछता है, प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट्स। आंसर हमेशा याद रखना, इलिप्टिकल। सर, प्लैनेट्स चमकते क्यों दिखते हैं जबकि उनके पास लाइट नहीं होती? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती। वो चमकते इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, फिर स्टार्स और प्लैनेट्स को नाइट स्काई में कैसे अलग करें? बहुत सिंपल ट्रिक है। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं। प्लैनेट्स अर्थ के ज्यादा पास होते हैं, इसलिए उनका लाइट स्टेडी दिखता है। इसीलिए प्लैनेट्स स्टार्स से बड़े भी दिखते हैं। सर, प्लैनेट्स का मूवमेंट भी अलग होता है क्या? हाँ, प्लैनेट्स सन के अराउंड वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन रोज थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। इसी वजह से पुराने टाइम में प्लैनेट्स को वॉन्डरर्स कहा जाता था। सर, सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? अभी 8 मेजर प्लैनेट्स हैं, और इनका ऑर्डर यूपीएससी का फेवरेट है। सन से शुरू करके एक फ्लो में याद रखो। सर, ऑर्डर बता दीजिए एक बार। सन के सबसे पास मर्क्यूरी, जिसे बुधा कहते हैं, फिर वीनस शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, फिर मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर बृहस्पति जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, फिर सैटर्न शनि, फिर यूरेनस अरुण, और सबसे दूर नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। सर, ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। रट्टा मत लगाओ रवि। सोचो जैसे सन से बाहर की तरफ एक यात्रा हो रही है, छोटे रॉकी प्लैनेट से शुरू, फिर बड़े गैसियस जायंट्स तक।
सर एक चीज मुझे याद आई, प्लूटो पहले प्लैनेट था, फिर हटा दिया गया। सर क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की ऑफिशियल डेफिनेशन दी। सर डेफिनेशन क्या है? 3 कंडीशंस याद रखो। कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट तब होगा जब पहला, वो सन के अराउंड घूमता हो, दूसरा, वो अपनी ग्रेविटी से नियरली राउंड शेप का हो, तीसरा, उसने अपने ऑर्बिट के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर दिया हो। क्लियर इट्स ऑर्बिट मतलब उसके पाथ में कोई और कंपेरेबल साइज का ऑब्जेक्ट डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। प्लैनेट अपने ऑर्बिट का बॉस होता है। और प्लूटो का प्रॉब्लम क्या है? प्लूटो पहली 2 कंडीशंस पूरी करता है, लेकिन तीसरी नहीं। वो अपना ऑर्बिट कंप्लीटली क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। सर ये डेफिनेशन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकती है ना? बिल्कुल, इसलिए प्लूटो का नाम सिर्फ याद नहीं, रीजन के साथ याद रखना। सर प्लैनेट्स के टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ रवि, 8 प्लैनेट्स को 2 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा जाता है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। सर टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ जैसा? एग्जैक्टली। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनमें कॉमन क्या होता है? बहुत क्लियर फीचर्स हैं। इनका थिन रॉकी क्रस्ट होता है, मैंटल आयरन और मैग्नीशियम से रिच होता है, सेंटर में हेवी मेटल कोर होता है, एटमॉस्फेयर थिन होता है। मून्स या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं। सरफेस पर माउंटेन्स, वॉल्केनोज, क्रेटर्स और वैलीज मिलती हैं। इसलिए इनको सॉलिड प्लैनेट्स भी कहते हैं। बिल्कुल, और अर्थ इसी ग्रुप का पार्ट होने की वजह से लाइफ सपोर्ट कर पाई। सर और जोवियन प्लैनेट्स? जोवियन प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनका नाम जुपिटर से आया है क्योंकि ये जायंट प्लैनेट्स होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? ये प्लैनेट्स मोस्टली गैसेस से बने होते हैं, इनके पास रिंग सिस्टम होता है और इनके मून्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जुपिटर के इतने ज़्यादा मून्स होते हैं। हाँ, ज़्यादा मास, ज़्यादा ग्रेविटी, ज़्यादा सैटेलाइट्स। सिंपल फिजिक्स। सर अब मुझे लग रहा है प्लैनेट सिर्फ नाम और ऑर्डर का टॉपिक नहीं है, और वही यूपीएससी चाहता है रवि। प्लैनेट का कॉन्सेप्ट तुम्हें ग्रेविटी, मोशन, फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम का बैलेंस समझाता है। जब तुम लिखते हो प्लैनेट्स आर सॉलिड बॉडीज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन टाइप्स, तो एग्जामिनर को दिखता है कि तुमने यूनिवर्स को समझा है, सिर्फ याद नहीं किया। सर आज प्लैनेट्स भी जिंदा लग रहे हैं, क्योंकि जब साइंस को स्टोरी बना देते हैं रवि, तो सिलेबस भी बर्डन नहीं रहता और एग्जाम भी डरावना नहीं लगता। रवि, अब हम सोलर सिस्टम के उन मेंबर्स पर आते हैं जो अक्सर छोटे लगते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत पावरफुल होते हैं। सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। ये वही एरिया है जहां यूपीएससी प्रीलिम्स में सिंपल लुकिंग क्वेश्चन पूछकर सिलेक्शन और एलिमिनेशन डिसाइड कर देता है। सर सैटेलाइट सुनते ही मेरे दिमाग में टीवी डिश आ जाती है, लेकिन ज्योग्राफी में सैटेलाइट का मतलब अलग होता है ना? बिल्कुल, साइंस में सैटेलाइट या मून का मतलब होता है एक सॉलिड हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमता है। जैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है। एग्जैक्टली, इसलिए मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अर्थ के मून को ही स्पेशल मानकर बाकी प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स को इग्नोर मत करना। हर प्लैनेट के सैटेलाइट्स को भी मून्स ही कहा जा सकता है। सर क्या सब प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं? नहीं, सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस के कोई सैटेलाइट्स नहीं हैं, बाकी सब प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं। सर सैटेलाइट्स खुद चमकते क्यों नहीं? क्योंकि सैटेलाइट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सिर्फ सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से मून चमकता हुआ दिखता है। सर मून के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट्स पूछ लेते हैं। बिल्कुल, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। वो अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, में घूमता है। सर मून अपनी जगह से भाग क्यों नहीं जाता? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अपनी ऑर्बिट में बांधे रखती है। ये ग्रेविटी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सर मून और अर्थ के साइज का रिलेशन क्या है? मून का डायमीटर लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है और मून का वेट लगभग अर्थ के वेट का 1/8 है। सर मून पर एनवायरनमेंट कैसा होता है? मून पर ना एयर है ना वाटर। इसकी सरफेस पर डस्ट, रॉक्स, क्रेटर्स और माउंटेन्स होते हैं, इसलिए वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, और इसी वजह से मून पर टेम्परेचर भी एक्सट्रीम होता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड। सर मून स्टार्स से बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है। साइज का इल्यूजन डिस्टेंस की वजह से होता है। और एक बार फिर याद रखो, मून चमकता है सनलाइट रिफ्लेक्ट करके, अपनी लाइट से नहीं। सर मून का ओरिजिन कैसे हुआ? ये हमेशा से अर्थ के साथ था क्या?
अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक पुराना आइडिया था जो अब एक्सेप्ट नहीं होता। कौन सा आइडिया सर? 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया था कि अर्थ और मून पहले एक ही फास्ट रोटेटिंग बॉडी थे। बाद में वो बॉडी दो पार्ट्स में टूट गई। एक पार्ट मून बना, शायद पैसिफिक ओशन के एरिया से। सर लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों हो गई? क्योंकि मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आज इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इसके हिसाब से अर्थ के बनने के बाद एक बहुत बड़ा बॉडी जो मार्स से 1 से लेकर 3 टाइम्स बड़ा था, अर्थ से टकराया। फिर क्या हुआ? इस कोलिजन से अर्थ का बहुत सारा मटेरियल स्पेस में चला गया। वो मटेरियल अर्थ के अराउंड घूमने लगा। टाइम के साथ वो मटेरियल जुड़ता गया और मून बना। सर मून कब बना? लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स पहले। सर मून के अलावा और कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। सर एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। इस रीजन को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं ना? हाँ, ये वो लेफ्टओवर मटेरियल है जो प्लैनेट नहीं बन पाया। सर एस्टेरॉइड्स कितने होते हैं? लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स होने का एस्टिमेट है। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरेस है, जिसका डायमीटर लगभग 800 किलोमीटर्स है, और सबसे छोटे एस्टेरॉइड्स कंकड़ या पेबल जितने छोटे हो सकते हैं। सर एस्टेरॉइड्स का ओरिजिन कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? 2 आइडियाज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स एक प्लैनेट के टुकड़े हैं जो जुपिटर की ग्रेविटी से टूट गया। दूसरे कहते हैं कि ये शुरू से ही अलग अलग पीसेस के फॉर्म में बने थे। सर क्या एस्टेरॉइड्स अर्थ के लिए डेंजर हैं? रेयरली, लेकिन हाँ, इसलिए साइंटिस्ट्स एस्टेरॉइड्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासॉर्स का एक्सटिंक्शन एस्टेरॉइड्स के इम्पैक्ट से जोड़ा जाता है। सर इम्पैक्ट के बाद क्या होता है? बड़े बड़े क्रेटर्स बनते हैं। अर्थ पर कई क्रेटर्स विंड और रेन से मिट गए हैं, लेकिन लोनार लेक महाराष्ट्र एक क्लियर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर है। सर कॉमेट्स एस्टेरॉइड से अलग कैसे होते हैं? कॉमेट्स ज्यादातर आइसी बॉडीज होते हैं। सोलर सिस्टम नेपट्यून से भी आगे तक फैला हुआ है। वहां बिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन्हीं में से कॉमेट्स आते हैं। सर नॉर्मली कॉमेट्स दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वो सन से बहुत दूर होते हैं। जब कभी उनका पाथ बदलता है और वो सन के पास आते हैं, तब ड्रामा शुरू होता है। कैसा ड्रामा सर? सन की हीट से कॉमेट के गैसेस ग्लो करने लगते हैं। एक लंबी ब्राइट टेल बन जाती है। और याद रखो, कॉमेट की टेल हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सर कॉमेट्स का मोशन कैसा होता है? वो प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। जैसे हैलीज कॉमेट? बिल्कुल, हैलीज कॉमेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 76 ईयर्स लगते हैं। ये 1986 में दिखा था और 2061 में फिर दिखेगा। सर कॉमेट्स का लाइफ से क्या रिलेशन है? कॉमेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस होती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉमेट्स ने अर्थ पर लाइफ के बेसिक मटेरियल्स पहुंचाए। सर क्या कॉमेट्स हमेशा रहते हैं? नहीं, हर बार जब कॉमेट सन के पास आता है, वो थोड़ा थोड़ा गैस लूज करता है। आखिर में सिर्फ डस्ट रह जाता है। सर मीटियोर्स का सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल रखो, मीटियोर एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट होता है जो रात के आसमान में दिखता है। इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं होता। मीटियोर बनता किससे है? या तो कॉमेट्स का डस्ट या एस्टेरॉइड्स के टुकड़े। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? जब मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में फास्ट स्पीड से घुसता है, एयर रेजिस्टेंस से हीट बनती है और मीटियोर जल जाता है। इसलिए हमें सिर्फ लाइट दिखती है। और मीटियोराइट? अगर मीटियोर पूरी तरह से नहीं जलता और अर्थ तक पहुंच जाता है, तो उसे मीटियोराइट कहते हैं। मीटियोराइट्स का स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीटियोराइट्स स्पेस के असली सैंपल्स होते हैं। इनसे साइंटिस्ट्स को सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में क्लूज मिलते हैं। सर मून पर ज्यादा मीटियोराइट्स क्यों गिरते हैं? क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मीटियोर्स डायरेक्टली सरफेस पर गिर जाते हैं। अर्थ पर एटमॉस्फेयर उन्हें ज्यादातर जला देता है। सर अब समझ आ रहा है, स्काई के छोटे ऑब्जेक्ट्स भी कितनी बड़ी कहानी बताते हैं। और वही यूपीएससी का मैजिक है रवि। छोटा टॉपिक, बड़ी अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स को कनेक्ट कर लोगे, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और यूनिवर्स तुम्हें कभी रैंडम नहीं लगेगा।